सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एक नया बैच जिसका नाम है एकलव्य सीरीज। क्या दोस्तों, एकलव्य सीरीज इसकी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे साथी हमारे होते हैं जो बैच नहीं परचेज कर पाते, उनके लिए सार्थक कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक फ्री बैच उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका नाम है एकलव्य सीरीज। 5 तारीख से ये क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई है, यानी कि आज से आपकी सारी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, जिसका टाइम टेबल भी आपको पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी जो सबसे पहली क्लास स्टार्ट हुई है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की हिंदी की। किसकी? हिंदी की। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हिंदी का सिलेबस जान लेते हैं। हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियां हैं उसमें हिंदी का क्या सिलेबस है। तो सिलेबस जब तक हमको पता नहीं होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सिलेबस क्या है, यानी कि ये हमारे हिंदी की जो पहली क्लास है उसका थोड़ा सा इंट्रो है और इसी में मैं आपको शुरू में थोड़ी सी वर्णमाला पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या दोस्तों इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है हिंदी का? ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे एकलव्य सीरीज के नाम से मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए एक नई सीरीज चलाई है जो यूट्यूब पे बिल्कुल क्या होगी दोस्तों, फ्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, मेरे द्वारा। तो आप इस क्लास को देखना ना छोड़ें। ठीक है, चलिए देखिए, वर्णमाला को हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम सबसे पहले हिंदी का सिलेबस जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 की भर्तियों में हिंदी का क्या सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम सामान्य हिंदी के बारे में जानेंगे। जैसे आपको पता होगा कांस्टेबल में 2 प्रकार की हिंदी पूछी जाती है, एक होती है सामान्य हिंदी, एक होती है हिंदी साहित्य। क्या दोस्तों? एक होती है सामान्य हिंदी, एक होती है हिंदी साहित्य। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी के बारे में जान लेते हैं और उसमें हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जो आपकी हिंदी है आपने बचपन से पढ़ी होगी उसका आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, ये उसमें पूछी जाती है। और उस सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है? देखिए, वर्णमाला पूछी जाती है। वर्णमाला आप कब से पढ़ते आ रहे हैं? वर्णमाला क्या होती है? एपएनआर, आश्याम, ये जो होते हैं ना, ये सब वर्णमाला होती है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, संधि होती है, संधि आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। समास भी आपसे पूछे जाएंगे, संज्ञा पूछी जाएगी, सर्वनाम पूछी जाएगी, विशेषण पूछे जाएंगे, क्रियाकाल पूछे जाएंगे, वाच्य पूछे जाएंगे, अव्यय पूछे जाएंगे, उपसर्ग पूछे जाएंगे, प्रत्यय पूछे जाएंगे, विराम चिन्ह पूछे जाएंगे। ये सब दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिए, मैंने आपसे वादा किया है ना, एकलव्य सीरीज में मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा और वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे, तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, लिंग पूछे जाएंगे, वचन पूछे जाएंगे, कारक पूछे जाएंगे, तद्भव तत्सम पूछे जाएंगे, पर्यायवाची पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द पूछे जाते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द पूछे जाते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पूछा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, रस, छंद, अलंकार। ये सब दोस्तों सामान्य हिंदी का पार्ट है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों में आएगा। ठीक है, ये सारी क्लासेस मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए और इनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इनका सिलेबस नोट कर लीजिए। नोट इसलिए कर लीजिए क्योंकि सिलेबस आप देखते रहेंगे ना कि आपने क्या क्या कवर कर लिया, आपको क्या क्या याद हो गया। जैसे आपने वर्णमाला पढ़ ली, हमने वर्णमाला पढ़ा दिया आपको, तो आप वर्णमाला पर टिक लगा देंगे कि हाँ वर्णमाला हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया है। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो ऐसे सारे चैप्टर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, ये तो थी सामान्य हिंदी। अब जान लेते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पूछी जाती है दोस्तों प्रसिद्ध कवि, जो बहुत सारे लेखक हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बहुत सारे लेखक हैं, जैसे आपको बता दें रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, है ना। तो ऐसे प्रसिद्ध लेखकों की कविताएं, उनकी पुस्तकों और उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, उसके बाद हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे हिंदी साहित्य पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो पूछे जाते हैं ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जैसे हमारी हिंदी है और बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि आपके संविधान में कितनी भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं, तो 22 भाषाओं को तो हम पढ़ेंगे। और भी जो अन्य भारतीय भाषाएं जो संविधान में नहीं है उनको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की हिंदी का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य दोनों के बारे में बताया क्या क्या सिलेबस होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हमारी हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, वर्णमाला हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से बैठे रहिए मेरे साथ, नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें नोट करने हैं आपको और मेरे साथ जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूं, पहले तो आप मुझसे पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। मैंने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, हमारे सार्थक कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम में
उस पर मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आज हम अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की हिंदी की पहली क्लास वर्णमाला के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वर्णमाला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। मैं आपको यूं ही याद करा दूंगा। आपने बचपन से हिंदी में, यदि आप हिंदी मीडियम से, तो आपने बचपन में एपएनआर बहुत पढ़े होंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो भी कोई बात नहीं, हम 2-3 सेकंड में यूं ही याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसी कोई वो नहीं है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ABCD और हिंदी में एपएनआर होते हैं, ठीक है दोस्तों। यही बात है। हम आज क्या सीखेंगे? आज हम एपएनआर सीखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। किसी वर्णमाला, जैसे इंग्लिश वर्णमाला में अल्फाबेट होते हैं ABCD, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखने, जैसे ए के बाद बी आएगा, हमको कैसे पता है ए के बाद बी आएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे हिंदी में ए के बाद बड़ा आता है, तो हमको कैसे पता है ए के बाद बड़ा आएगा, तो उसी को कहते हैं क्रमबद्ध तरीका, ठीक है दोस्तों। जब किसी भाषा के प्रतीकों को, चाहे वो कोई और भाषा हो, रोमन हो, कोई भी हो, उनको वर्णमाला के क्रमबद्ध तरीके में लिखा जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया वर्णमाला का अर्थ? ठीक है। देखिए, अब जानते हैं भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बतानी है वर्ण या ध्वनि है। वर्ण या ध्वनि है। कौन सी? वर्ण या ध्वनि है। अभी मैं आपको बताऊंगा वर्ण या ध्वनि में से कौन कौन सी अलग अलग है और कैसे कैसे है, ठीक है दोस्तों। वर्ण या ध्वनि है। और नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। यदि वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताइए कौन सी है, तो क्या होगी? वर्ण नहीं होगी, ना ध्वनि होगी, तो क्या होगी? तो शब्द होगी। क्या होगी दोस्तों? तो शब्द होगी। आप इसको भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। कौन सी दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। क्योंकि सार्थक क्यों है? क्योंकि क का कोई, अगर हम सिर्फ क लिख दें, ये वर्ण है, इसका कोई अर्थ तो है नहीं। अगर इसमें हम ले लिख दें तो ये क्या हो गया? ये सार्थक हो गया। और कल का अर्थ क्या होता है? कल का अर्थ तो कल होता है, अर्थ है ना इसका, तो ये एक शब्द हो गया, इसका अर्थ है अपना, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं लिखित इकाई। लिखित इकाई सबसे, देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? वो ध्वनि है। कौन सी है दोस्तों? वो ध्वनि है। आप याद रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? वो है ध्वनि। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो आपको वर्ण बतानी है। यदि वो आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आपको ध्वनि बतानी है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जान लेते हैं वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? वर्ण कितने भेद के होते हैं? वर्ण 2 भेदों के होते हैं। एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। स्वरों को क्या कहते हैं? स्वरों को वोवेल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और व्यंजनों को क्या कहते हैं? व्यंजनों को कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के भेद होते हैं 2। एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन, ठीक है दोस्तों। स्वर कौन क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर कैसे कहते हैं? ए को बोलने में किसी का अर्थ लगा है, कुछ और लगा है, इसके साथ कुछ नहीं लगा। ई लिखेंगे छोटी, ई लिखने में किसी का अर्थ लिखा है, बोलने में भी आप बोल के देखिए, किसी का सहयोग लगा है, नहीं लगा। आप बोल के देखिए, ऊ बोल के देखिए, बिल्कुल कुछ लगा, नहीं लगा। मतलब ये जो स्वर है वो बिना किसी के सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र है, इनका अपना अर्थ है, ठीक है दोस्तों। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, कै बोल के देखिए, कै 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 में किस की आवाज आएगी? कै में आएगी कै प्लस ए की आवाज, तब बनेगा कै। कैसे बनेगा? कै प्लस ए की आवाज आएगी तब बनेगा कै, ठीक है दोस्तों। अब आप बोल के देखिए खे, खे को बोल के देखिए, खे कैसे बोल रहा है? खे खे, उसके पीछे किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है?
ए की आवाज आ रही है, यानी कि ख को बोलने में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। जितने भी व्यंजन होते हैं वो बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ठीक है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? उनको व्यंजन कहते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्वर, अब जान लेते हैं स्वरों के बारे में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। आपने पढ़े होंगे स्वर कितने होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं 11। छोटा आ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ऋषि, ओ। लिखित, देखिए दोस्तों नोट कीजिए, इंपोर्टेंट नोट करके। लिखित आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? लिखने के आधार पर 11 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। लिखने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? लिखने के आधार पर 11 प्रकार के स्वर होते हैं। लेकिन उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? यदि आपसे पूछे एग्जाम में तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10 प्रकार के। अब 10 प्रकार के कैसे हो गए स्वर? देखिए दोस्तों, ये जो री है इसको बोल के देखिए, कैसे बोलोगे? री। कैसे बोलोगे? री। री की आवाज आ रही है ना? री की आवाज तो रह तो व्यंजन होता है, तो री को उच्चारण के आधार पर री क्या है? उच्चारण के आधार पर री एक व्यंजन की स्थिति में रखा जाता है, वो एक स्वर नहीं है, क्योंकि इसमें किसकी आवाज आती है? इसमें री की आवाज आती है। तो आप ये याद रखेंगे, लिखित आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है और उच्चारण के आधार पर कितनी संख्या होती है? उच्चारण के आधार पर 10 संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लिखित आधार पर बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11। यदि आपसे पूछे उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब क्या हम जान लेते हैं? अयोगबा। अयोगबा कौन कौन से होते हैं? अयोगबा ये ऐसे अंगूर और बड़ी अंग खाली। ठीक है दोस्तों, कैसे बोलते हैं? ऐसे अंगूर, बड़ी अंग खाली। ये क्या होते हैं? ये अयोगबा होते हैं। अयोगबा भी ऐसे अंगूर क्या होता है? अयोगबा में भी ऐसे अंगूर अनुस्वार होता है। ये आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। यदि क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुस्वार कौन सा है, निम्नलिखित में से अनुस्वार कौन सा है, तो आपको बताना है ऐसे अंगूर वाला क्या है? ऐसे अंगूर वाला अनुस्वार है। ठीक है दोस्तों, विसर्ग क्या है? विसर्ग ये है बड़ी अंग खाली वाला। विसर्ग क्या है? बड़ी अंग खाली। ऐसे अंगूर और बड़ी अंग खाली अनुस्वार, लेकिन ये दोनों क्या है? ये अयोगवा है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे अयोगवा कौन से, तो आपको बताना है दोनों ऐसे अंगूर और बड़ी अंग खाली क्या है? अयोगवाएं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछे कि अनुस्वार कौन सा है, तो आपको बताना है ऐसे अंगूर, और पूछे विसर्ग कौन सा है, तो आपको बताना है बड़ी अंग खाली। ठीक है दोस्तों, इसको आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चंद्र बिंदु वाला आ। चंद्र बिंदु वाला के आ क्या होता है? ये एक आगत स्वर होता है। क्या होता है दोस्तों? चंद्र बिंदु वाला आ क्या होता है? आगत स्वर आता है। आप इसको नोट करेंगे, ये अंग्रेजी से लिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया। कैसे लिया गया? देखिए, आगत स्वर होता है, ये भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। चंद्र बिंदु वाला आगत स्वर होता है। इसको अंग्रेजी से कैसे लिया है बोल के देखिए, डॉक्टर। डॉक्टर को बोलेंगे तो डॉक्टर शब्द कैसा है? डॉक्टर शब्द एक अंग्रेजी शब्द है, बिल्कुल है। कॉपी शब्द बोल के देखिए, कॉपी। कॉपी कैसा शब्द है? कॉपी भी एक अंग्रेजी शब्द है। टॉफी बोल के देखिए, टॉफी भी एक अंग्रेजी शब्द है। तो ये जो चंद्र बिंदु वाला आ है, ये आगत स्वर होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? लिखित आधार पर 11 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं, अयोगवा होते हैं ऐसे अंगूर, बड़ी अंग खाली, अनुस्वार होता है ऐसे अंगूर, और विसर्ग कौन सा होता है? बड़ी अंग खाली। चंद्र बिंदु वाला आ क्या होता है? आगत स्वर होता है, जो हमने अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉफी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वरों को भी कई प्रकार में बांटा गया है, तो अब हम उनको पढ़ लेते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुप्त स्वर। क्या होता है दोस्तों? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे कि बोलिए आ उ री, बोल गए ना, ऐसे 2 सेकंड में बोल जाता है। बोल के देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। बोल के देखिए, आ उ री, ये 4 जो है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वो होते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर कैसे है? जैसे बोलिए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ऐसे बोलने में टाइम लग रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ऐसे एडी, बड़ी ऐसे एनक, ओ से ओखली, अंग से अंगूर। ठीक है दोस्तों,
आप ये याद रखेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन से मैंने आपको दे दिए, आ से आ, छोटी बड़ी ऊ, ए ओ अंगूर। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय लगे उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, विलुप्त स्वर क्या होते हैं, विलुप्त स्वर वे स्वर होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, विलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों ओम बोल के देखिए आप, ओम कितना टाइम लग रहा है ना, मतलब लंबी खिंच रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विलुप्त स्वर। बोल के देखिए रोम, बोल के देखिए भैया, लिख रहा है ना, आप ऐसे शब्द बोल के देखिए जिनको विलुप्त स्वर कहते हैं। बोल के देखिए ओम, राम, ऐसे करके बोल के देखिए, शिव, ऐसे बोल के देखिए, तो वो शब्द क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं विलुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। हर्ष स्वर क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं छोटा बड़ा, जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। विलुप्त स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, उनको कहते हैं विलुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों योग या रचना के आधार पर। योग या रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, योग या रचना के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, योग या रचना के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, योग या रचना के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी रचना स्वयं से हुई हो, जैसे छोटा बड़ी, छोटाई, बड़ाऊ। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ऋषि। मतलब कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, जिनको निर्माण होने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ए को निर्माण होने में किसी की सहायता लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती, यानी कि ये एक क्या है, एक मूल स्वर है। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी रचना दूसरों स्वरों से हुई हो। जैसे कि कैसे हुई होती है, देखिए दोस्तों, एक की रचना कैसे हुई है दोस्तों, एक की रचना हुई है छोटा प्लस ई, छोटा प्लस ई से बनके क्या बना है, छोटा प्लस ई से बनके बना है ए। ठीक है दोस्तों, छोटा प्लस ई से बनके बना है ए। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। और छोटा प्लस ए से बनके क्या बना है, छोटा प्लस ए से मिलके बना है बड़े। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। और ए से मिलके क्या बना है, ऐसे और ओ से मिलके बना है ओ। क्या बना है, ऐसे और ओ से मिलके बना है ओ। और ऐसे और ओ से मिलके क्या बना है, ऐसे और ओ से मिलके बना है बड़ा ओक। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। छोटा प्लस ई से मिलके बने ए, छोटा प्लस ए से बनके बना है बड़े, और छोटा प्लस ओ से मिलके बना है ओ। तो आप ये याद रखेंगे। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। संयुक्त स्वर उनको कहते हैं जिनको बोलने में दूसरे स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद हो गए होंगे। मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर 6 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, अग्र स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव आगे का हिस्सा उठता है उनको कहते हैं अग्र स्वर। यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उनको क्या कहते हैं, उनको अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़े। ये 4 होते हैं। अग्र स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, अग्र स्वर कितने होते हैं, अग्र स्वर 4 होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको आसानी से बताता हूँ अग्र स्वर आप कैसे याद कर सकते हैं। आप बना के देखिए छोटी, बना के देखिए छोटी, आपने बनाई बड़ी, बना के देखिए बड़ी। ठीक है दोस्तों, छोटा ए बना के देखिए, आपने बनाया बड़े, बना के देखिए। अब आप इनको देखिए जैसे कि आप इनको मान लीजिए बाहर ले आए और इनको खड़ा करके देखिए। जैसे आप छोटी ई को खड़ा करेंगे तो ये किधर गिरेगा, देखिए दोस्तों किधर गिरेगा, ये ऐसे झुका हुआ है तो किधर गिरेगा, इधर को गिरेगा आगे। ये कैसे गिरेगा, ये भी ऐसे गिरेगा। मतलब इनको आप बाहर ला के देखिए और ये किधर गिरेंगे, ये सारे गिरेंगे आगे। तो ये कैसे स्वर हो गए, ये हो गए अग्र स्वर। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएंगे आसानी से, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। परिभाषा आपको बिल्कुल याद नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए परिभाषा लिख के लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर होता है सिर्फ आ। कौन सा होता है, आ, छोटा। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर होता है छोटा। तो आप ये याद रखेंगे,
मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा। आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मध्य स्वर कौन सा होता है, क्योंकि एक सिर्फ अकेला होता है तो इसलिए पूछा गया है छोटा। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उनको कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कितने हो गए? 4 ये हो गए, 1 ये हो गए, 5 हमने याद कर लिए। ठीक है दोस्तों, अग्र स्वर और मध्य स्वर। बाकी कितने बचे? बाकी तो 6 बचे। होते कितने स्वर? मैंने आपको पहले बताया था स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं, तो 6 बचे। अब 6 क्या हो जाएंगे? 6 पश्च स्वर हो जाएंगे बाकी के। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे? बाकी के पश्च स्वर हो जाएंगे, बड़ा, छोटू, बड़ऊ, ओ, ए। ठीक है दोस्तों, 6 कौन से हो गए? 6 हो गए पश्च स्वर, तो आप ये याद रखेंगे। री इसमें नहीं है, क्योंकि री एक उच्चारण के आधार पर मैंने क्या किया जाता, वो एक स्वर नहीं है, तो री इसमें 5 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद हो गए। अग्र स्वर जीवा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी, बड़ी, छोटा ए, बड़े ए। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर कौन सा होता है? इंपोर्टेंट नोट करेंगे, याद रखेंगे, मध्य स्वर होता है छोटा। ठीक है दोस्तों, पश्च स्वर कौन से होते हैं? बाकी के बच्चे 5 स्वर। ठीक है दोस्तों, री क्योंकि उच्चारण के आधार पर री एक स्वर नहीं है तो इसलिए इसको नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मुख द्वार खुलने बंद होने के आधार पर, यानी कि मुंह के खुलने या बंद होने के आधार पर कौन कौन से प्रकार के स्वर होते हैं? तो मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? एक होता है विम्वर्त, एक होता है अर्धविम्रत, एक होता है संवृत, एक होता है अर्धसंवृत। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको 2 याद करने, 2 बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। एक होता है विम्रत, विम्रत के बाद अर्धविम्रत, एक होता है संवृत, संवृत के बाद अर्धसंवृत। ठीक है दोस्तों, मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 4 प्रकार के स्वर होते हैं, विम्रत, अर्धविम्रत, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है दोस्तों, विम्रत क्या होते हैं? विम्रत होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विम्रत स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं विम्रत स्वर। तो आप ये याद रखेंगे, और सिर्फ एक विम्रत स्वर है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन सा विम्रत स्वर है? बड़ा। बोल के देखिए, आ, मतलब पूरा मुंह खुला होगा आपका। बोल के देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक मुख द्वार खुला रहता है उनको विम्रत स्वर कहते हैं, और ये सिर्फ एक है, बड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्धविम्रत। अर्धविम्रत कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विम्रत की तुलना में कम खुला, अर्थात विम्रत कहलाते हैं, अर्धविम्रत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि विम्रत के तुलना में तो अधिक मुंह खुला था, अर्धविम्रत की तुलना में कम मुंह खुले, उनको क्या कहते हैं? उनको अर्धविम्रत कहते हैं। बोल के देखिए, छोटा, छोटे, बड़े ओ और ओ से ओखली। ठीक है दोस्तों, छोटा ए से एडी, बड़ी ओ से ओखली और ओ से औरत, ये 4 जो है अर्धविम्रत है। अर्धविम्रत कितने होते हैं? 4 होते हैं, और विम्रत कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संवृत। संवृत कौन कौन से होते हैं? क्या होते हैं संवृत? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, सबसे यानी बहुत कम खुलता है, उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम मुख द्वार खुले उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, बोल के देखिए, संवृत स्वर कितने होते हैं? संवृत स्वर 4 होते हैं। बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बहुत जल्दी आप छोटी सी आवाज में इनको बोल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संवृत। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत क्या होते हैं दोस्तों? अर्धसंवृत होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, यानी कि संवृत तो कम, सबसे कम खुलता है, लेकिन उससे कम, उससे अधिक थोड़ा सा खुलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अर्धसंवृत कहते हैं। जैसे कि आप बोल के देखिए, अर्धसंवृत कितने होते हैं? अर्धसंवृत होते हैं 2। कितने होते हैं? अर्धसंवृत होते हैं 2। बोल के देखिए, ए ओ, बोल के देखिए ए ओ, तो अर्धसंवृत कितने हो गए? अर्धसंवृत हो गए 2। आप इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, विम्रत कितने होते हैं? विम्रत 1 होता है, बड़ा। ठीक है दोस्तों, अर्धविम्रत कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा ए से एडी, ओ से ओखली, ओ से औरत, 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, संवृत कितने होते हैं? संवृत भी 4 होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, अर्धविम्रत होते हैं, कितने होते हैं? अर्धसंवृत होते हैं 2, ए ओ से ओखली। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। ओष्ठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठों के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं वृत्तमुखी स्वर, एक होते हैं आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है दोस्तों, ओष्ठों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वृत्तमुखी स्वर, एक होते हैं आवृत्तमुखी स्वर। देखिए दोस्तों, वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति वार्तनोकार यानी कि गोलाई में आ जाए, वृत्त के अनुसार समान हो जाए, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वृत्तमुखी स्वर। मतलब समझ में आया? नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में
आपका मुंह का आकार गोले की तरह हो जाए उनको क्या कहते हैं, उनको वृत्त स्वर कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि बोल के देखिए वृत्त स्वर कितने होते हैं, वृत्त स्वर होते हैं 4, कितने होते हैं 4 होते हैं। बोल के देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से ओखली, ओ से औरत बोलेंगे। तो आप इनको जब बोलेंगे तो क्या प्रकार, इनके बोलने पे आपका मुंह कैसा हो जाएगा, गोलाकृति का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रकार के वृत्तमुखी स्वर होते हैं, आप ये याद रखेंगे। आवृत्तिमुखी कौन से होते हैं, आवृत्तिमुखी होते हैं स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति दीर्घ वृत्त के समान हो, अर्थात वृत्त मतलब गोल से आकार न बने, आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं, मतलब बड़ा आ बन जाए। जैसे कि बोल लीजिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़े ए। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको याद रखेंगे। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी कितने प्रकार के होते हैं, आवृत्तमुखी 4 प्रकार के होते हैं, और आवृत्तमुखी वृत्तमुखी कितने प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जाति के आधार पर। जाति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, जाति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों, जाति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक होते हैं सजातीय स्वर, एक होते हैं विजातीय स्वर। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं सजातीय स्वर, एक होते हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपनी ही मतलब अपनी ही जाति से बने हो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर क्या होते हैं, जो सिर्फ दूसरों की आकृति से बने हो, मतलब दूसरों के प्रयोग से बने हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, छोटा आ, बड़ा, इनको बनाने में किसका अर्थ होता है, छोटा आ तो स्वयं बना होता है, और बड़े आ को बनाने में कैसा बना, अगर देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी ई भी स्वयं बनी हुई है, और छोटी ई में प्लस छोटी ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी। ये तो सजातीय हो गए, यानी कि अपनी ही जाति के उससे बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, विजातीय क्या होते हैं, जो दूसरे से बने हुए हैं। दूसरे से कैसे बने हुए हैं, छोटा ई कैसे बना हुआ है, छोटा आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी ई से क्या बना है, ए से ए डी। ठीक है दोस्तों, और छोटा आ प्लस ए से ए डी से क्या बना हुआ है, ए से ए डी से बना हुआ है बड़ा ए। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए या लिखने के लिए किसी और स्वर की आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं विजातीय स्वर। ठीक है दोस्तों, याद हो गए सजातीय और विजातीय के होते हैं। विजातीय के प्रकार के होते हैं, विजातीय 4 स्वर होते हैं, और सजातीय कितने होते हैं, सजातीय 6 स्वर होते हैं। टोटल 10 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद हो गए। आज हमने सीखा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कैसे कैसे होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, कल हम सीखेंगे व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, कल हम ये सीखेंगे। अब हम चलते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उन क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्णों के कितने भेद होते हैं, बताइए जरा दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था वर्णों के कितने भेद होते हैं, बताइए जरा दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो बताएंगे आप, वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वर, क्या होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, एक होता है व्यंजन, एक होता है स्वर। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के होते हैं 2 भेद। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने लिखा नहीं है कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग किन्हें कहा जाता है, बताइए जरा दोस्तों। मैंने आपको कहा था ना इंपोर्टेंट नोट करना, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है, जो अलग होते हैं ना उन्हीं को आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताइए अयोग भाग क्या होता है। अयोग भाग किसे कहते हैं, अयोग भाग होते हैं ऐसे अंगूर और बड़ी अंक खाली। ठीक है दोस्तों, ऐसे अंगूर बड़ी अंक खाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे अंगूर क्या है, ऐसे अंगूर है अनुस्वार, क्या है दोस्तों, ऐसे अंगूर है अनुस्वार। तो आप ये याद रखेंगे, ऐसे अंगूर क्या है, ऐसे अंगूर अनुस्वार है, और बड़ी अंक खाली क्या है, ये एक विसर्ग है। क्या है दोस्तों, ये एक विसर्ग है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य स्वर किसे कहते हैं, बताइए जरा, मध्य स्वर किसे कहते हैं। मैंने बताया था ना मध्य स्वर कितने होते हैं, पहले आप ये बताइए। मध्य स्वर एक होता है। ठीक है दोस्तों, मध्य स्वर एक होता है, और कौन सा होता है, छोटा। कौन सा होता है, छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मध्य स्वर कौन सा होता है, छोटा। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि ये एक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।